हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हैं अपन क्लास 9th का एक और चैप्टर लेके, जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। अपन ने क्लास 9th का डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर खत्म किया था। काफी बड़ा चैप्टर था, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब किए थे। उसके बाद अपन ने मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस भी खत्म किया था। वो चलो फिर भी छोटा चैप्टर था, जिसके अंदर भी मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चंस कराए थे, सारी सेपरेशन टेक्निक्स भी बताई थी, और ऐसी ऐसी सेपरेशन टेक्निक्स बता दी थी जो भले ही तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से अपन ने पूरे दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर लिया। इसके बाहर से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बनने वाला। तो मोटा मोटा तुम्हारे क्लास 9th के 2 चैप्टरों के नंबर तो मैंने पूरे इंश्योर कर लिए। आओ जरा अपन अगला चैप्टर चालू करें, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, पर अपनी क्लास 9th के अंदर 8th चैप्टर है, जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। चलो आओ एक बार देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो इसके नाम से देखा करो कि नाम से क्या मतलब छुपा हुआ है इसका। देखो, जर्नी तो छोड़ो, एटम की बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है अब एटम क्या होता है। तुम्हें एक चीज तो पता चल गई है कि अब एटम क्या चीज है। देखो, हमने सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से करी थी? मैटर से करी थी। भाई मैटर ऐसी क्या, मैटर क्या था? मैटर वो चीज थी जिसके पास जगह है। एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो मैं पता था। और मैंने एक चीज और बताई थी मिक्सचर चैप्टर के अंदर, कि जो मैटर होता है वो स्मॉल स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना था भाई? मैटर मिलकर बना था टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसका नाम हमने क्या रखा था भाई? जिसका नाम हमने क्या रखा था? एटम्स रखा था। जिसका नाम हमने एटम्स रखा था। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है? एटम्स का मतलब क्या था? क्लियर हुआ एटम्स का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, अगर स्टोरी को मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूं, तो सबसे पहले जो महर्षि कन्नड़ थे, अपने इंडिया इंडिया के थे, और डिमिटिरियस थे, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि मैटर जो मिलके बना है, अगर मैं मैटर को स्मॉल स्मॉल पार्ट में काटते रहूं, देखो डिमिटिरियस ने क्या कहा था, अगर मैं मैटर के स्मॉल 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 टुकड़े करते रहूं, तो मैं एक पॉइंट में ऐसा पहुंच जाऊंगा जब मैं मैटर के फर्दर टुकड़े नहीं कर पाऊंगा। और जो पॉइंट में मैं पहुंचा जिसमें मैं मैटर के फर्दर टुकड़े नहीं कर पाऊंगा, वही सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा मैटर का। और उसने उस पार्ट का नाम दिया था एटोमोस। क्या नाम दिया था? एटोमोस का नाम दिया। क्या ये बात समझ में आ रही? पर देखो, जब ये वाले जो पहले के फिलोसफर थे, उन्होंने जो भी ये बात कही थी, वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कही थी। उन्होंने बोला कि ऐसा होगा। पर जो जॉन डेल्टन आए थे, जॉन डेल्टन करके जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यार जो मैटर होता है ना, वो सही में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम हमने क्या रखा था? एटम्स रखा था। तो जॉन डेल्टन ने ये बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि यार जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होगा? एटम से मिलकर बना होगा। जैसे ही उसने ये बात को प्रूव करी, उसने तुरंत ही अपनी एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बना दी। अब वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी भाई? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर उसने ऐसी ऐसी चीज बोली। भाई सबसे देखो, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो ऑफ कोर्स अपने अगले चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उसके अंदर है। पर मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स पहले से ही बताता रहूंगा, ताकि तुम्हें इस वाले चैप्टर के अंदर सारा वो क्लियर हो जाए। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट था, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक जो स्पेशल पॉइंट था। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, चैप्टर नंबर जो 9 है उसके अंदर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का पूरा एक टॉपिक है। तो अपन आराम से उसको समझेंगे तब। पर एक बार थोड़ा सा बेसिक तो जान लेते हैं, जो अपन को इस चैप्टर के अंदर जरूरी है। मेरे को पता है कि एनसीईआरटी ने बहुत मिसमैच कर रखा है, बहुत मिसहैप कर रखा है टॉपिक्स को, तो इसलिए बहुत दिक्कत होगी बच्चों को पढ़ने में। पर कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। मैं यहाँ बैठा हूं, तुम्हें सब कुछ क्लियर करा दूंगा मैं। अब ध्यान से देखो, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक पोस्टुलेट बनाया था, जिसके अंदर उसने ये पोस्टुलेट में ये बोला था कि जो मैटर होता है ना, वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिला होगा, जिसका नाम होगा एटम। ठीक है, तो इसको उसने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल। ये इसकी एक थ्योरी थी, ये इसकी एक थ्योरी थी। ठीक है, अब इनडिविजिबल का मतलब क्या हो कि भाई एटम्स के टुकड़े फर्दर हो ही नहीं सकते। ये बोला था डेल्टन ने, ये बोला था डेल्टन ने। तो काफी टाइम तक तो इसकी बात सही रही थी। सब लोगों ने बोला कि हाँ भाई सही बोल रहा होगा, एटम्स की सही बात है, एटम्स एक छोटी चीज पहुंच चुकी है जिसके फर्दर टुकड़े आप नहीं कर सकते। तो सब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हाँ डेल्टन ने सही बोला होगा, एटम्स के आप फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे जैसे ही साइंस आगे बढ़ी, देखो जब तक डेल्टन था तब तक बहुत कम कम एलिमेंट्स ही हमको पता थे। मुश्किल से गिने चुने 20 से 30 एलिमेंट्स हमें पता चलते थे। तो तब तक तो यही बात सही रहती थी। पर धीरे धीरे जैसे एलिमेंट्स और आते रहे और आते रहे, तो एक एलिमेंट आया था जिसका नाम अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो थोड़े बहुत बड़े एलिमेंट्स हो गए, जिनको हम खुद मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ध्यान से समझो इस कहानी को, तब समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हुआ क्या था, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। अब ये क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? जैसे मान लो यूरेनियम हो गया, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम,
ये आगे जाके तुम समझोगे, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब बहुत बड़े एटम्स होते हैं ये। तो हमने एक चीज देखी आगे वाले साइंटिस्ट ने कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, ये होते तो एटम्स ही हैं। देखो एलिमेंट्स बोलो एटम बोलो एक ही बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते तो एटम से मिलके ही बने होते, एटम से ही तो होगा, इनका एटम ही होगा। पर हमने एक चीज देखी कि ये जो रेडियो एक्टिव एटम्स थे ना, इनमें से बहुत सारे एमिशंस निकल रहे थे, इनमें से बहुत सारे एमिशंस निकल रहे थे। तो हमको अब समझ में नहीं आया, सर क्लियर लैंग्वेज में समझाओ कि क्या बात करें। देखो जॉन डेल्टन ने तो ये बोल के निकल लिया था कि यार एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे इंडिविजिबल है, यानी उसके तुम फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े ही नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती गई, हमें और सारे एटम्स मिलते गए, तो हमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलना शुरू किए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या थे? अपने में से कुछ ना कुछ एमिशंस बाहर निकालते रहते थे। जैसे तुम समझो कोई भी रेडियो एक्टिव, जैसे बहुत बड़ा यूरेनियम का एक बहुत बड़ा एटम है मान लो, तो वो अपने में से छोटे छोटे बच्चे फेंक रहा है एक तरीके से। तो हमको अभी तक इतना समझो कि रेडियो एक्टिव एटम्स जो होते थे, वो क्या करते थे? अपने में से बहुत छोटे छोटे एमिशंस निकालते थे, जिनको हम आगे जाके रेडिएशंस का नाम देते थे। तो साइंटिस्टों को एक बात खन के दिमाग में, ये बोला डेल्टन ने तो ये बोला था कि यार एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी वो इनडिविजिबल है। पर यहां तो आगे जाके हमें ये पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो रेडियो एक्टिव एटम है, वो अपने में से बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं। अगर एटम ही सबसे छोटा एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, तो फिर वो फर्दर कैसे रेडिएशंस निकाल सकता है? वो फर्दर कैसे अपने में से 2 से 3 चीजें निकाल सकता है? तो ये बात तो गलत प्रूव हो गई। तो साइंटिस्ट लोग इस बात में जानने में लग गए कि यार इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये 2 से 3 प्रॉपर्टी हमको समझ में आ रहा है कि यार एटम्स जो है ना, वो सबसे छोटी चीज तो नहीं है। तो अब साइंटिस्ट लोगों का गोल क्या हो गया कि उन लोगों ने ये सोचा कि भाई एक चीज तो डेल्टन की थ्योरी गलत हो गई कि यार एटम सबसे छोटा है, ये बात तो गलत है। हम और ढूंढने में लग गए कि यार इससे भी छोटी चीज और क्या होती है। तो आओ आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या मिला। आगे जाके देखते हैं हमें क्या मिला। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में तुम्हें बताया, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1808 गेव द थ्योरी कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये बात समझ में आ रहा है? हाउएवर इन द लेट 19th सेंचुरी साइंटिस्ट नोटिस दैट देयर वर सर्टेन पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉलर देन एटम्स, यानी वो जो तुम्हें रेडिएशंस वाली बात बताई, मतलब साइंटिस्टों को कुछ ना कुछ भनक तो पड़ गई कि यार और भी छोटे पार्टिकल्स हैं एटम से। तो उन्होंने वो फिर कैसे निकाले? तब एक साइंटिस्ट आए थे 1897 के अंदर, जिनका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था भाई? जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब वो मोटा मोटा एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बार ध्यान से समझते हैं। भाई जॉन जे जे थॉमसन ने क्या बोला था? मान लो देखो, तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट समझाऊं ना, तो ध्यान से देखो भाई एक्सपेरिमेंट। भाई यहां उन्होंने एक बैटरी फिक्स कर दी। अब बैटरी का ये तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये बात तुम्हें पता है। और यहां उन्होंने एक ट्यूब लगा दिया, ठीक है भाई। रफ आइडिया बता रहा हूं कि जो जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था क्या। तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं आएगा, ना ही तुम्हारी बुक के अंदर दिया हुआ है, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि भाई क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, देख फिर क्या हुआ, ये जो ट्यूब्स लगा है इसमें इसने मेटल की प्लेट्स लगा दी कुछ। जे जे थॉमसन ने यहाँ पे कुछ मेटल की प्लेट्स लगा दी। अब सीधी सी बात है, अगर ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज की होगी, और ये प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज की होगी। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट होती है ना, उसको मैं नाम देता हूं भाई एनोड। किसका नाम देता हूं? एनोड का नाम देता हूं। और जो भी ये नेगेटिव वाली प्लेट होती है, इसको मैं किसका नाम देता हूं भाई? कैथोड। किसका नाम दिया मैंने? कैथोड का नाम दिया। अब क्या किया जे जे थॉमसन ने? इसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस फिल कर दी। मान लो बहुत सारी गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस इसने फिल कर दी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसने हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल कर दी। क्या ये बात क्लियर है? देखो फिर उसके बाद इसने इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट किया, यहां से अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू किया, तो जे जे थॉमसन ने एक चीज ऑब्जर्व करी। उसने ये देखा, भाई जे जे थॉमसन ने ये देखा कि ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है ना, इसमें से कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहे थे। यानी नेगेटिव प्लेट में से कुछ पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहे थे, ये जे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया। तो जे जे थॉमसन को एक चीज तो दिमाग में बूझी कि भाई चाहे मैं हाइड्रोजन गैस लूं, या फिर उसने और भी बहुत सारी गैसेस ली, उसने ऑक्सीजन गैस भी ली, उसने नाइट्रोजन गैस भी ली, सबके अंदर उसने एक चीज देखी, एक कॉमन चीज देखी कि यार उस नेगेटिव प्लेट में से कुछ ना कुछ तो एमिशंस बाहर निकल रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो जे जे थॉमसन के दिमाग में खनकी कि यार ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या चीजें खटक रही हैं, ये क्या चीजें बाहर निकल रही हैं। तो उसने उन चीजों का नाम दिया। देखो अगर ये नेगेटिव से बाहर निकल रही है, यानी कैथोड से बाहर निकल रही है, तो उसने जे जे थॉमसन ने उस पार्टिकल का नाम दे दिया कैथोड रेस। क्या नाम दिया भाई? कैथोड रेस। क्यों दिया कैथोड रेस? क्योंकि ये कैथोड से ही तो बाहर निकल रही थी।
क्योंकि ये कैथोड से ही बाहर निकल रही थी। तो अब जे थॉमसन को ये बात समझ में आ गई कि यार कोई तो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल है, क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल है तभी तो ये देखो पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। तो जे थॉमसन को इतना तो समझ में आ गया, और उसने ये भी देखा कि यार जो ये पार्टिकल्स थे इनका मास जो था वो एटम से काफी कम था। तो जे थॉमसन को इतनी बात समझ में आ गई कि यार ये जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, ये एटम से तो छोटे हैं, और दूसरी चीज इनके पास कुछ ना कुछ चार्ज जरूर है। तो जे थॉमसन ने आगे जाके इन पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तुम खुद सोचो बात कहां से कहां तक पहुंच गई। सबसे पहले जॉन डेल्टन ने यह बोला था कि यार एटम तो इंडिविजिबल है, पर हमको और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे समझ में आने लग गए जिसमें हमको यह बात क्लियर हो गई कि यार एटम सबसे छोटा चीज नहीं है, एटम से भी और छोटी चीजें धरती में प्रेजेंट है। तो अब सब साइंटिस्ट लग गए उस छोटी चीजों को ढूंढने के लिए, जिसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन करके। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट सेट किया, जिसमें उन्हें इतना आइडिया पड़ गया। देखो तुम ज्यादा अगर बसड़ में पढ़ना चाहते हैं, पर इतना तो समझ लो कि एक ऐसे पार्टिकल्स थे जो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड प्लेट से घूमते हुए एनोड प्लेट की तरफ आ रहे थे। तो उसने उनका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। तो इतना हमें समझ में आ गया कि यार इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज एटम से भी छोटी है, और इनके ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। इनके ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। अभी तक क्या समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये स्मॉलर देन एटम थे, स्मॉलर देन एटम्स थे। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और इनके पास एक नेगेटिव चार्ज भी था, इनके पास एक नेगेटिव चार्ज भी था। ये बात समझ में आ गई हमको, ये बात समझ में आ गई हमें कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज की बॉडी है और बहुत छोटी एंटिटी है, एटम से भी बहुत छोटी एंटिटी है। तो साइंटिस्ट लोग इस बात पे तो सफल हो गए कि उन्होंने जॉन डेल्टन की ये वाली बात को गलत प्रूव कर दिया कि यार जॉन डेल्टन तो कहता था कि एटम सबसे छोटी चीज है, पर हमें मिल गई इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से भी छोटी है। अब आगे देखते हैं फर्दर क्या क्या चीज होगा, आगे देखते हैं फर्दर क्या होगा। अब जे थॉमसन थोड़ी और मेहनत करने लगे। उन्होंने ये बोला कि यार ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, ये तो होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। तो जे थॉमसन ने इसका चार्ज भी एग्जैक्ट हमको निकाल के दे दिया। उसने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उसने तुम्हें बता दिया कितना होगा भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स चार्ज की यूनिट होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है एक तरीके से जो चार्ज को नापती है। तो हमें यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 तुम खुद सोचो कितनी छोटी क्वांटिटी है। मतलब समझ रहे हो 10⁻⁻19 यानी 0.000000000 ऐसे करके 17-18 तक, उसके बाद 16। तो कितनी छोटी क्वांटिटी। अब इतनी छोटी क्वांटिटी दिमाग में रखना ना के बराबर है। तो हमने क्या बोला, भाई ये तो आपने बनाया इनका एक्चुअल चार्ज, ये तो एक्चुअल में रियलिटी में यही चार्ज है ना। ये जे थॉमसन ने निकाल दिया, बहुत अच्छी चीज है। जे थॉमसन ने एक्चुअल चार्ज निकाल के दे दिया इलेक्ट्रॉन का, जो कि कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। पर हमने बोला यार हमको थोड़ी सहूलियत चाहिए, इतना दिमाग में थोड़ी रख पाएंगे हम। तो हमने एक रिलेटिव चार्ज करके और चीज निकाली। ध्यान से देखो, ये रिलेटिव चार्ज मतलब क्या है। एक्चुअल चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन का असली चार्ज है, और रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, हमने इस पूरी क्वांटिटी को 1 अज्यूम कर लिया। हमने इस पूरी क्वांटिटी को 1 अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 अज्यूम कर लिया। तो हमने रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का बोला कितना होगा भाई, -1 के बराबर। कितना होगा भाई, -1 के बराबर। तो अब चीज समझ में आई। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स थे जो एटम से भी छोटे थे, उनके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज होता था, और जो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज था उसकी वैल्यू कितनी थी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर हमको यार ये दिमाग में नहीं बैठ रहा था, तो हमने बोला हमको एक रिलेटिव चीज चाहिए यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज दिमाग में नहीं रख पाएंगे। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस पूरी चीज को 1 मान लो। तो हमने इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज निकाला वो कितना निकाला फिर, -1 के बराबर। कितना निकाला, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन का हमने रिलेटिव चार्ज कितना निकाल दिया भाई, -1 निकाल दिया। तो अब क्या पिक्चर तुम्हें क्लियर हुई? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। द एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है रिलेटिव चार्ज यानी झूठ मूठ का,
रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज -1। तो हमने इलेक्ट्रॉन का अब चार्ज कितना मान दिया, रिलेटिव -1। यानी जब भी मैं क्वेश्चंस करते रहूंगा ना, तो रेदर देन मैं ये बोलूं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, मैं ये बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है भाई, मैं ये बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1। क्या ये पिक्चर क्लियर हुई? क्या ये पिक्चर क्लियर हुई? जे थॉमसन की बात समझ में आई? जे थॉमसन की सारी बात समझ में आई? चलो, अब अगर तुम्हें जे थॉमसन समझ में आ गया, तो जे थॉमसन को लगा यार मैं तो बाप बन गया हूं, अब मैं साला पूरा जॉन डाल्टन की थ्योरी का पहला पॉइंट गलत कर दिया, तो एक काम करता हूं मैं, अब मैं मॉडल ऑफ एटम बनाता हूं। भाई जॉन डाल्टन ने तो यही बोला था कि एटम सबसे छोटी चीज है, इंडिविजिबल है, वो तो गलत प्रूफ कर दी मैंने। अब जॉन डाल्टन ने कभी भी ये नहीं बोला कि एटम दिखता कैसा होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं एक अपने आप एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक थ्योरेटिकल एक स्ट्रक्चर बनाता हूं कि यार एटम ऐसा दिखता होगा। तो थॉमसन ने क्या किया, अगला अपना इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद उसने बोला कि मैं अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बनाना शुरू करता हूं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बनाना शुरू करता हूं। देखो लिखा हुआ है, थॉमसन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1904। ध्यान से देखो ये क्या था भाई, जॉन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को मैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलता हूं। या तो तुम उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, या फिर तुम उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो। ध्यान से देखो क्या है, इमेजिन अ वाटरमेलन, ध्यान से समझना इसको। द रेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एंड द ब्लैक सीड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। देखो इसने ना क्या मतलब देना, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि ये मेरा एक एटम है, ठीक है, ये मेरा एक एटम, जो जे थॉमसन है वो ये बोलता है ये मेरा इलेक्ट्रॉन एटम है। इसके बीच में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो ई और ऊपर -1, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और उसका चार्ज -1 होता है ना, तो उसके ऊपर टोपी में मैं माइनस लगा देता हूं, ठीक है। ई ये माइनस, ये ई माइनस, ये ई माइनस, ये ई माइनस, ये ई माइनस। ये बोला जे थॉमसन ने कि एक एटम ऐसा एक स्फेयर की शेप में होगा और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एम्बेडेड होंगे, और ये जो खाली जगह बच रही है ना, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा। देखो ध्यान से समझो भाई, एटम तो क्या था, एटम एक न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ना एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ना ही एटम पे नेगेटिव चार्ज है। और हमें अभी एक चीज पता चल गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर ही बैठे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -1 होता है। तो अब तुम खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही -1 होगा, तो इसका मतलब तो एटम का चार्ज भी माइनस के अंदर ही आना चाहिए था। बट हमें ये पता है कि एटम एक न्यूट्रल एटम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस है ना, तो ऐसी कोई ना कोई चीज और रही होगी प्लस वाली, जो इसको न्यूट्रलाइज करके एटम को न्यूट्रल बना देती है। ये बोला था जे थॉमसन ने। बस जे थॉमसन ने बोला था कि मैं एक स्फेयर बना रहा हूं एटम का, अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, अब ये पूरा एटम तो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसने बोला कि यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव स्फेयर बैठा हुआ, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज ऐसे रैंडम बैठा हुआ होगा इसके अंदर। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं एक एटम के अंदर। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए। और ये जो ग्रीन कलर मैंने बनाया इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द एटम, स्प्रेड ऑल ओवर द एटम। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हें ये चीज समझ में आ गई? तुम्हें क्या ये चीज समझ में आ गई कि अब जे थॉमसन क्या बोल रहा था? उसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ढसे हुए होंगे, और ये जो सारा बाकी का बचा हुआ एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज से कवर होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? देखो तुम वापस पढ़ लो एक बार। द रेड पार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव, देखो यहाँ पे ये रेड पार्ट है जो पॉजिटिव चार्ज को बता रहे हैं, और ये जो ब्लैक सीड्स है ये बता रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, यही बना रखा है मैंने भी स्ट्रक्चर, यही बना रखा है। अब देखो थॉमसन आगे क्या कहता था। आगे थॉमसन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म स्पेयर है पॉजिटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्पेयर, ये भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स द टोटल नेगेटिव चार्ज, हेंस एटम इज न्यूट्रल। भाई जितने नेगेटिव चार्ज है ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। जब दोनों बराबर होंगे, देखो 5 प्लस और 5 माइनस, तभी तो जाके 5 प्लस 5 माइनस 0 बनाएंगे। तो जितना आपका नेगेटिव चार्ज होगा ना, उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ये बोला था हमारे किसने? थॉमसन मॉडल ने बोला था। ये बोला था किसने? थॉमसन मॉडल ने बोला था।
तो यहां तक अपन ने थॉमसन का मॉडल समझ लिया कि थॉमसन क्या बोलता है, एटम कैसा दिखता होगा। बात समझ में आ रही है? देखो बात वो तो रहेगा ही पीछे कि हमने ये ढूंढ लिया कि एटम से छोटा पार्टिकल है। अब साइंटिस्ट इस लोग इन चीजों में लग गए कि यार एटम दिखता कैसा होगा, और उसको दिखता कैसा होगा, उसका पहला थ्योरी आई थी थॉमसन मॉडल की। ठीक है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हो या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हो, एक ही चीज होगी। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर क्लियर। चलो आगे देखो। देखो एक क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, सपोज यू मेड अप योर ओन एटम, ठीक है, एज थॉमसन डिस्क्राइब, यूजिंग क्ले फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल बीड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड थ्रू इट, व्हाट विल हैपन। समझ में आ रहा है ना क्या बोला उसने, कि थॉमसन की जैसे मैं भी एटम बना रहा हूँ जिसमें मैं जो मैं क्ले है ना उसको तो पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ, और उसमें से मैं छोटे छोटे जो बीड्स डाल रखे हैं उसको मैं इलेक्ट्रॉन्स मानता हूँ। तो क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेस देन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द बीड। भाई क्या हो कि जब अगर मान लो मैं एक मॉडल बनाऊं जिसके अंदर मैं क्ले जो बना रहा हूं, जैसे मान लो ये जो क्ले है ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर मेरे चुपचाप से इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, इसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे हुए, क्या हो कि जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज मान लो 5 है और नेगेटिव चार्ज मान लो 6 हो जाए, तो अब क्या होगा भाई, अब तो ये हो गया ना 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव को काट सकते हैं, पर एक नेगेटिव और है यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा एटम नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा एटम है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटम विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, एटम विल बी नेगेटिवली चार्जड। बोलो बेटा, समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखो, बाय मिस्टेक द क्ले इटसेल्फ कैरीज अ बिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वुड योर मॉडल स्टिल रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रल एटम। भाई ये तो कह रहे हैं क्ले को भी नेगेटिव चार्ज बना दो, भाई क्ले भी नेगेटिव, ऊपर से जो तुमने बीड्स भी डाल रखे हैं वो भी नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव हो गया, और इतना सारा नेगेटिव तो एटम को नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो घंटा मेरा एटम न्यूट्रल बना। एटम न्यूट्रल कहां से बना, माइनस का बन गया ना, तो लिख दो नो, एटम विल नॉट बी न्यूट्रल, नो एटम will not be neutral। इजी इजी, समझ में आ गया? समझ में आ गया थॉमसन मॉडल क्या था? समझ में आ गया थॉमसन मॉडल क्या था भाई, थॉमसन ने कैसे बोला मॉडल को बनाने का? क्लियर? चले आगे, चले आगे। देख, could an orange or a lemon which also contains seeds inside the soft pulp be a good comparison। यानी कह रहा है कि जैसे ऑरेंज में भी सीड्स होते हैं ना उसके अंदर, तो क्या वो भी थॉमसन मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकता है ना? हाँ कर सकता है भाई, जैसे लेमन ले लो, लेमन के अंदर भी वो ग्रीन कलर का फ्लूइड पार्ट होता है, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट सीड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक वो भी सही बात है, थॉमसन मॉडल को वो भी डिस्क्राइब कर रहे होता है। इन वॉट वेज डज इट मैच थॉमसन मॉडल, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है थॉमसन मॉडल को मैच करेंगे। जैसे मान लो मैं एक लेमन की बात करूँ, तो लेमन के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव स्फीयर बना देगा, वो तुम्हारा पॉजिटिव स्फीयर बना देगा। और जो उसके अंदर बीज होते हैं, जो उसके बीज बीज को अब क्या बोल, सीड्स, हाँ जो उसके सीड्स हो गए वो क्या बनाते हैं भाई, नेगेटिव पार्ट बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं उसके नेगेटिव पार्ट बनाते हैं। क्या बात समझ में आई? एक ही बात है, दोनों मॉडल हाँ सेम सेम ही है, या तो आप वाटरमेलन मॉडल बोल दो या फिर आप लेमन मॉडल भी बोल दो, आपकी मर्जी भाई, कुछ भी मर्जी बोलो। बात क्लियर है? समझ में आ गई पिक्चर? चलें क्या आगे? चलें आगे। देखो, why did Thomson conclude that electrons are present in all atoms? भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, why did Thomson conclude that electrons are present in all the atoms? देखो बहुत सारे एटम्स हैं अपनी धरती के अंदर, ठीक है, ये बात तुम समझो, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब जब तक जे थॉमसन का टाइम था यानी 1904, तब तक मान लो तुम 70-80 एटम्स अपने पास थे ऑलरेडी। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 118 एटम्स है। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी का जो टाइम है उसके हमारे पास अभी 118 एटम्स और 118 एटम्स है, और भी बहुत सारे बन रहे हैं, और भी बहुत सारे बन रहे हैं एटम। पर जे थॉमसन के टाइम पे मान लो 70 से 80 एटम्स थे। तो जे थॉमसन ने ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन्स सब एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे? ऐसा क्यों? मान लो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट हो, बात समझ में आती है, पर ये क्या बात हो गई कि सब एटम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो जे थॉमसन ने ऐसा क्यों बोला? उसका आंसर आता है बेटा यहां से, उसका आंसर आता है बेटा यहां से। देखो देखो ये वाले एक्सपेरिमेंट से, भाई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो जब कैथोड रे के अंदर जब ये जो ट्यूब था इसके अंदर इसने हाइड्रोजन गैस रखी थी, तब भी इसके अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही निकल रहे थे। जब इसने ऑक्सीजन गैस रखी ना, तब भी इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले। जब इसने ये नाइट्रोजन गैस रखी ना,
तब भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले। और जब इसने और भी बहुत सारी गैसेस रखी ना, तब भी उसको नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल तो दिखते ही आ रहे थे। इसका मतलब जितना भी वो सब कुछ ले रहा था उस टाइम पे जो प्रेजेंट एटम्स थे, सबके अंदर में से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सब एटम्स के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्या बात समझ में आई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चले आगे, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं अपना अगला मॉडल, जो कि है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, जरा वो ध्यान से देखो। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज हो गई, ध्यान से देखो भाई। देखो, रदरफोर्ड तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसके दो स्टूडेंट्स थे, जीजर एंड मार्सडेन। उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, पर दिक्कत ये थी, नाम फिर भी रदरफोर्ड का है। देखो, एक चीज तो क्या कहते हैं, दुनिया का वो है, दस्तूर है कि अगर मान लो तुम लोगों ने मान लो कोई भी बढ़िया चीज करी, ठीक है, मान लो तुमने कुछ भी अच्छा काम किया, तुम्हारी तारीफ होगी, ठीक है, पर तुमसे जो बड़े लोग हैं ना, जो थोड़े पावर में ज्यादा है, उन लोगों की तारीफ तुमसे ज्यादा होगी। ये बात तुम नोट करके रख लेना। तुम नोट करना, जैसे मान लो अगर तुम पढ़ रहे हो, तुमने अच्छा खासा पढ़ा, ठीक है, मान लो तुम्हारे पढ़ पढ़ के आए 80 90 100%, ठीक है, तो तुम्हारी तारीफ तो होगी कि यार हाँ भाई क्या बच्चा भाई, हमारा 95% लेके आया। पर तुमसे ज्यादा तारीफ पता है किसकी होगी? वो टीचर्स की होगी जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो टीचर्स की होगी जिससे तुम पढ़ रहे हो। क्या मेरी तो नहीं होगी, पर और भी बहुत सारे टीचर्स की होगी। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावर में उन, हालांकि मेहनत तुमने ही करी, उनका भी पार्ट था, उनका भी पार्ट अच्छा था, समझ में आ रहा है, पर मेहनत तो तुमने करी थी ना, पर फिर भी नाम उन्हीं का ही आता है। तो उसी तरीके से जीजर और मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, पर नाम फिर भी रदरफोर्ड मॉडल के नाम से ही जाता है। ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, तो नाम तो रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स भी कभी बन गए और तुम लोगों ने कोई चीज डिस्कवर करी, तो मैं अपने नाम से बनाऊंगा कि जयेश नाम के से एक एटम बना था तुम्हारे नाम से क्यों बनाऊंगा? सही है भाई। चलो भाई, आगे देखते हैं। देखो, जीजर एंड मार्सडेन वर्किंग अंडर द अर्न्स्ट रदरफोर्ड परफॉर्म अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। देखो, थॉमसन मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है, बन गया। अब उसके बाद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अब जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था, इसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी, वो सारा चीजें समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर यूज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो अपैरेटस यूज्ड, यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने यूज करी है, वो ध्यान से देखो। देखो भाई, सबसे पहले हमने यूज किया है, देखो सबसे पहले मैंने यूज किया है एक गोल्ड फॉइल यूज करी है। क्या यूज करी है? गोल्ड फॉइल। देखो, गोल्ड फॉइल मैंने इसलिए यूज करी है क्योंकि ये जो गोल्ड होता है ना, ये एक बहुत बढ़िया डक्टाइल मेटल होता है। डक्टाइल मेटल मतलब क्या? अगर तुम गोल्ड मेटल को बहुत जोर जोर से डक्टाइल मतलब हथौड़े से मारोगे, तो वो अपनी प्रॉपर पतली पतली शीट्स में बन जाएगा। और हमको यहाँ पे एक पतली शीट्स चाहिए, और पतली शीट्स तभी बनती है जब कोई मेटल डक्टिलिटी शो करे। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो थिन शीट्स के अंदर उतर जाए। तो हमने यहाँ पे एक तो गोल्ड फॉइल यूज करी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज हमने यहाँ पे यूज करी है, वो है डिटेक्टर। वो है डिटेक्टर। भाई मान लो कोई भी स्पार्क वगैरह कुछ भी बन रहा है, तो हमको मान लो वो देखना है, तो हम किधर से देखेंगे? डिटेक्टर से देखेंगे। जहां पे ये जो रेड पार्ट है ना, जैसे देखो ये रेड पार्ट क्या है, ये एक तरीके का डिटेक्टर है, ठीक है। थर्ड जो चीज मैंने यूज करी, वो थी भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये चीज तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा रखी है, ये चीज मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा रखी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या था तुम्हें पता है? देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब बहुत बड़े एटम्स होते थे जो अपने अंदर से बहुत छोटी छोटी रेडिएशंस को पास करते रहते थे। समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते थे? जो बहुत बड़े एटम्स थे और अपने अंदर से छोटी छोटी रेडिएशंस एमिट करते रहते थे। भले तुम लिख भी लो उसको, भले तुम लिख भी लो, देखो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, पूछ लेता एग्जाम में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एटम्स ही बोलो तो भी ठीक ही बात, एक ही बात है भाई। आगे जाके मैं और क्लियर कर दूंगा, ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब क्या चीज है, वो भी आगे जाके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एटम्स देखो भाई, देखो द एटम्स विच एमिट्स रेडिएशंस फ्रॉम विच एमिट्स रेडिएशंस, ठीक है, ये लिख दो, विच एमिट्स रेडिएशंस, इतना ही समझ लो कि बस उसके अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। एग्जाम्पल देख लो,
इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो कि एक रेडियम नाम का एक एटम होता है, ठीक है, रेडियम नाम का एक एटम होता है जो कि क्या होता है भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। एक यूरेनियम नाम का एटम होता है जो कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये एग्जांपल, यानी मेरे को एक एटम इसका चाहिए, या तो रेडियम का ले लो या यूरेनियम का ले लो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा भाई। यहां पे मान लो सबसे पहले मैंने एक रेडियो एक्टिव एटम फिट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेडियो एक्टिव एटम, देखो R.A लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव एटम फिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गोल्ड फॉइल लगा दी, यहाँ मैंने एक पतली सी मेरी गोल्ड फॉइल लगा दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन को देखो अलग कलर से बना देते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन बना दिया, डिटेक्टर बना दिया, ठीक है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखो ये तो है क्या, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। उसके बाद ये जो येलो कलर की चीज थी, इसका मतलब क्या था, ये येलो कलर की चीज है भाई गोल्ड फॉइल। येलो कलर की चीज जो है तुम्हारी ये है गोल्ड फॉइल, दिख रहा है ना। और ये रेड कलर की जो चीज है ये क्या है, तुम्हारी डिटेक्टर है या फिर स्क्रीन है, डिटेक्टर है या फिर स्क्रीन। अब देखो होता क्या, अब ध्यान से देखो होता क्या, ठीक है। मैंने तुम्हें ये बताया कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते रहते हैं। ये अपने अंदर से एक छोटी छोटी रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो होता क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से एक छोटी छोटी रेडिएशंस निकालता रहेगा। अब वो जो रेडिएशंस होती है ना, उसका नाम होता है क्या, एल्फा पार्टिकल। उस रेडिएशन का नाम क्या होता है, एल्फा पार्टिकल। इतना समझ लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। समझ में आया, रेडियो एक्टिव एटम से ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। और जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे, ठीक है, ये आगे चलते जाएंगे और आगे चलते चलते ये गोल्ड फॉइल को टकराएंगे, ये गोल्ड फॉइल को टकराएंगे। वापस समझो क्या चीज थी, एक रेडियो एक्टिव एटम। रेडियो एक्टिव एटम अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता रहता है, और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं एक्चुअली में, तुम्हारी अल्फा पार्टिकल्स ही होती है। क्या बात समझ में आई, जैसे अल्फा पार्टिकल्स आगे 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 करके ट्रेवल करती रहती है। तो हम ऑब्जर्व क्या क्या करते हैं कि जैसे ही रेडियो अल्फा पार्टिकल्स आगे चल रही है ना, तो कुछ बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे गोल्ड फॉइल को चीरते हुए आगे चल जाती हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे गोल्ड फॉइल को चीरते हुए ही आगे चल जाते हैं। पर एक चीज नोटिस करता हूं मैं कि इनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हल्का सा डिविएट हो जाते हैं यार, जो हल्का सा अपने रास्ते से, जाना तो उनको सीधा चाहिए था, पर ये हल्का सा डिविएट हो जाता है, थोड़ा रास्ते से बिगड़ जाता है यहाँ पे। और उसी तरीके से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रास्ते से अपने डिविएट हो जाते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये डिविएट हो गए, जैसे मान लो जब अल्फा पार्टिकल ऐसा सीधा चीरते हुए गया, तो जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ सीधा चीरते हुए गया, तो यहाँ पे हमें एक लाइट ऑब्जर्व होगी, तो हम बोल देंगे कि हाँ अगर सीधा ही जा रहा है तो ये सीधी जाती हुई लाइट दिख रही है, डिटेक्टर के अंदर अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। और उसी तरीके से मान लो कोई चीज डिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो डिटेक्टर बोल देगा कि हाँ यार इस तरफ लाइट आ रही है, तो तुम समझ जाओगे कि यार ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं अपने रास्ते से, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए हैं। ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात क्लियर है। ये हमने नोटिस किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चल जाएंगे और कुछ बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर इनमें से एक अल्फा पार्टिकल जरूर ऐसा होगा, एक अल्फा पार्टिकल जरूर ऐसा होगा जो क्या करेगा, मान लो इससे टकराया 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 और वापस उसी रास्ते पे आ गया। मान लो ये इस रास्ते से जा रहा है, दोबारा घूमते हुए इधर ही आ गया। समझ में आई ये चीज। तो अब तक हमने देखा क्या, हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन। देखो ये तो अपैरेटस मेरा सेटअप है, ये तो मेरा सेटअप है। अगर ये सेटअप तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, गंदा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लो, ये रेडियो एक्टिव एटम है। यहां से मैंने एक अल्फा पार्टिकल्स का बीम फेंका, जो मैंने अल्फा पार्टिकल्स का बीम फेंका वो गोल्ड फॉइल पे भिड़ा। गोल्ड फॉइल पे भिड़ते वो अलग अलग जगह डिफ्लेक्शन अपने शो करने लग गए। बात समझ में आ रही, अलग अलग जगह डिफ्लेक्शन शो करने लगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो लिख देते हैं कि इस ये जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी हमने नोटिस क्या क्या करी। तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखो कि इनके ऑब्जर्वेशन क्या है। भाई सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या था, देखो भाई सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा, भाई अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया ना कि रेडियो एक्टिव में से एक रेडिएशंस निकल रही हैं वो अल्फा पार्टिकल्स।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो थी मेरी पहली ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा चीरते हुए गोल्ड फॉइल को आगे बढ़ गए। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स gets deflected through gold foil। यानी बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम जो थे, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी वो स्कैटर हो गए। और बहुत ही कम, यानी 10,000 में से मान लो एक, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था कि आउट ऑफ 10,000, मतलब आउट ऑफ 10,000 तो मतलब एक अंदाजा ले रहा हूँ, 10,000 रेडिएशन, पर मान लो कि 10,000 रेडिएशन में से एक रेडिएशन ऐसी थी अल्फा पार्टिकल की जो कि जा रही थी सीधा गोल्ड फॉइल में और घूम के दोबारा आ जाती थी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 10,000 रेडिएशन, भाई रेडिएशन तो बहुत सारी होती हैं, रेडिएशन तो बहुत सारी अनगिनत जाती हैं रेडिएशन, क्योंकि तुम्हें एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि जैसे मान लो जो तुम्हारे एक पानी की छोटी सी बूंद भी होती है ना, उसके अंदर भी कम से कम लाखों करोड़ों एटम्स से बनी होती है। वो एक बूंद पानी की, इतना छोटा होता है एटम। मतलब अगर मान लो मैं एक मान लो कोई ये देखो, एक अगर नोट भी उठाऊं ना, ये एक मान लो एक नोट भी उठाऊं, तो ये भी पता नहीं अनगिनत कितने सारे एटम से मिलकर बना होगा, पता नहीं कितने सारे एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, one particle will bounce back and retracts its own path या फिर reflects its original path। तो अब तक हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी कि यार वो जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव एटम था, उसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे ना, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो भाई सीधा चीरते हुए निकल गए, पर कुछ कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होना शुरू कर दिया, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो सीधा भिड़े गोल्ड फॉइल से और दोबारा उधर ही आ गए जहां से आए थे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? अब सबसे पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में ये खटेगी, कि भाई इतना सब बोल रहे हो, ये अल्फा पार्टिकल क्या है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? अल्फा पार्टिकल क्या चीज हो गई? देखो, मैं अभी केवल तुम्हें मतलब बता सकता हूं उसका कि यार हाँ अल्फा पार्टिकल ये होता है। अब ऐसा क्यों, कहां, कब, किधर, किस परिस्थिति में, ये तुम्हें इससे जस्ट अगले वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 के अंदर और भी क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर। अभी तक तो तुम मतलब जान लो कि ये होते क्या, तो अब इतना मतलब जान लो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना, जो उस रेडियो एक्टिव एटम से, ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? जो उस रेडियो एक्टिव एटम में से छोटी छोटी रेडिएशंस निकल रही थी। तो इतना समझ में आ गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना, ये जो भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आर डबली चार्ज्ड, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई केवल, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। देखो भाई, अभी केवल मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, अभी मत पूछना मुझसे कि ये डबली चार्ज का मतलब क्या, क्यों, कैसे, ये सब मैं तुम्हें अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा या आगे जाके और क्लियर करूंगा। अभी इतना जान लो कि यार अपन ने देखा ना कि 118 टाइप के एटम्स अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो हमने हर एटम्स को अपने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रखा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आएगा, सेकंड पे हीलियम आएगा, थर्ड पे लिथियम आएगा, प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखी है हमने, पीरियोडिक टेबल बना रखी है जिसको तुम रटते हो पागलों की तरह, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो उसी तरीके से एक सेकंड नंबर का एटम है जिसका नाम होता है हीलियम एटम,
और हीलियम का सिंबल ऐसा होता है H, फिर ये होता है ही, He। हीलियम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और हीलियम का जो नंबर होता है ना वो होता है 2। तो यहां मैं नीचे लिखता हूं हीलियम का नंबर 2। और एक हीलियम एटम का जो मास होता है ना वो होता है 4। अभी मत पूछना कि मास क्या है, नंबर क्या है, ये सब इस चैप्टर के अंदर आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। पर इतना समझ लो हीलियम सेकंड नंबर पे आता है और उसका जो मास होता है ना वो होता है 4। और अगर मैं हीलियम के ऊपर +2 चार्ज लगा दूं, ये हो गया डबली। डबली का मतलब +2 चार्ज, यानी ये डबली चार्ज मेरा हीलियम का पार्टिकल है। अब इतनी बात समझो कि जो भी तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसके अंदर से जो वो रेडिएशंस निकल रही थी बाहर, उनमें से एक रेडिएशन होती है अल्फा पार्टिकल्स। देखो रेडियो एक्टिव एटम में से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही है, पर यहाँ पे अपन को केवल अल्फा पार्टिकल से मतलब है। तो उसके अंदर से जो एक रेडिएशन निकल रही है ना अल्फा पार्टिकल के नाम से, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, He नीचे 2 ऊपर 4 इधर +2। इतना जान लो कि एक ये जो भी अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। मतलब क्या है, एक तरीके से इतना जान लो कि ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि +2 साइन है ना भाई, +2 साइन है। तो इतना समझ में आ गया कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये समझ में आ गया अल्फा पार्टिकल क्या है। चलो समझ में आ गया। तो अब एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन कि इन्होंने देखो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप रखा था जिसके अंदर अपन को ये चीजें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ से रेडियो एक्टिव एटम से जो तुम्हारी रेडिएशंस निकलती है जिसको मैं अल्फा पार्टिकल का नाम देता हूँ, गोल्ड फॉइल से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। कुछ रेडिएशंस तो सीधा चीरती हुई चल जाएंगी गोल्ड फॉइल को, और कुछ जो होंगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ इनमें से टकरा के वापस आ जाएंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ये मेरी बेटा ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, देखो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिसका मैंने तुम्हें डायग्राम बना के भी बताया। ठीक है, उसके बाद ये मेरी ऑब्जर्वेशंस पूरी लिख दी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू गोल्ड पॉइंट, एंड अप्रॉक्स आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स वन पार्टिकल या वन अल्फा पार्टिकल विल बाउंस बैक एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी जिधर से आया था वापस उधर ही चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद तुम्हें ये बता दिया कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है। तुम्हें अल्फा पार्टिकल का मतलब भी अभी समझ में आ गया होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर समझ में आ गई? आओ जरा कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। देखो ये भी वही ऑब्जर्वेशन तो तुम्हें समझ में आ गई। अब इसके कंक्लूजन जानते हैं कि ये क्या होगा। अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर और बना रखी है जिससे और तुम्हें क्लियर होगा। देखो गोल्ड फॉइल एक बहुत लंबी फॉइल थी, और एक फॉइल के अंदर मैंने तुम्हें बताया भाई बथेरे करोड़ों एटम्स बैठे होते हैं। तो एक तरीके से ये 4 एटम्स हमने पिक्चर के अंदर उठाए हैं अभी, और ये जो है ना ये अल्फा पार्टिकल्स मैंने बना रखे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स देखो बहुत सारे तो सीधे सीधे जा रहे हैं। देखो ये सीधा गया, ये भी सीधा गया, ये भी सीधा जा रहा है। देखो सीधा जा रहा है, सीधा बिल्कुल। और इनमें से कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो ये वाला एक अल्फा पार्टिकल ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कौन सा कर रहा है? देखो ये वाला अल्फा पार्टिकल एक डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिफ्लेक्शन कर रहा है। और कुछ कुछ तो ऐसे कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल टकरा के सीधा पीछे की तरफ आ रहे हैं। देखो कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल टकरा के सीधा पीछे की तरफ ही आ गए। तो बहुत कम होंगे ऐसे, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल टकरा के पीछे की तरफ आते हैं। ये डायग्राम बेटा तुम बना लेना, तुम्हारे लिए काम का है। रदरफोर्ड मॉडल का बहुत बढ़िया कंक्लूजन है। एग्जाम में जरूर पूछता है तुमसे कि रदरफोर्ड मॉडल का जो अपैरेटस था वो कैसे सेट था, वो भी बताओ, और उसका जो ऑब्जर्वेशन जो तुमने कंक्लूजन निकाला वो भी बताओ कैसे बताओ। तो तुम ये आराम से बता सकते हो, ये तुम आराम से बता सकते हो। अब हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो ध्यान से देखो, क्या क्या कंक्लूजन निकाला वो जरा तुम ध्यान से देखो। भाई मान लो मैं ये गोल्ड का एटम बनाता हूँ, ठीक है, और मैंने एक चीज बोली कि यार अल्फा पार्टिकल्स, जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल को मैं रेड से बताता हूँ, यार अल्फा पार्टिकल ज्यादातर तो स्ट्रेट पास ही हो जाते हैं, और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के से डिफ्लेक्ट होते हैं, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल होंगे जो दोबारा घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है, जो दोबारा घूम के वापस आ जाएंगे। बहुत एक ही एटम के अंदर पिक्चर बना रहे हैं एक बार के लिए। ठीक है, समझो ध्यान से। तो रदरफोर्ड ने इसका कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल दिए। रदरफोर्ड ने कुछ कुछ इसके कंक्लूजन निकालना शुरू कर दिए। देखो भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला ध्यान से देखो। भाई रदरफोर्ड से पहला मॉडल जो था वो थॉमसन मॉडल था। थॉमसन मॉडल ये बोलता था कि एटम के अंदर ओवरऑल ऐसा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा और उसके अंदर बीच बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घुसे हुए होंगे। रदरफोर्ड ने एक सवाल खड़ा कर दिया उसके सामने, यार मुझे एक बात बता, रदरफोर्ड बोलता है जे थॉमसन से, मुझे एक बात बता, ये मेरा एक गोल्ड फॉइल का एटम है, मेरा ये गोल्ड फॉइल का एटम है, तू एक बात बता मुझे, अगर तेरा पॉजिटिव चार्ज मान ले यहां हर जगह ऐसा फैला होता, मान ले तेरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह ऐसा फैला होता, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल ही सीधे चले गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल घूम के बिल्कुल वापस आ गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट हो गए। भाई तुम खुद सोचो ना, देखो तुम तो खुद सोचो एक चीज कि मान लो थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने ये बोला था कि ये मेरा एटम है, इसके अंदर ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा था,
और इसके अंदर मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ बीच में बैठे होते हैं, यही बोला था, यही बोला था। तो अब ये बोला उसने, अब रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई अगर समझ में आ गया आपका ये मॉडल, तो एक बात बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल जाएगा तो या तो सीधा चल जाता, सीधा चल जाता, या तो अगर मान लो सीधा नहीं जाता, तो सीधा नहीं जाता तो इससे बाउंस करके ऐसे आता था। तो इसका मतलब तो ये होता ना कि मेरे सारे अल्फा पार्टिकल इधर से बाउंस करके वापस आते, सारे बाउंस करके वापस आते, सारे बाउंस करके वापस आते, या तो बाउंस करते या फिर सीधे पास हो जाते, जो मर्जी तुम करवाते। पर ऐसा क्यों हो रहा है मेरा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरा कि इसके अंदर से कुछ तो सीधे चल जाते हैं, कुछ बहुत कम वापस घूम के दोबारा आ रहे हैं, और कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। खुद सोचो, तुम खुद दिमाग लगाओ कि जे थॉमसन ये बोल रहा है कि सारी तरफ फैली हुई है तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। अगर सब जगह फैली हुई है तो अल्फा पार्टिकल्स भी जो जा रही हैं, हर तरफ फैला हुआ है जो तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, सबका नेचर एक जैसा होना चाहिए था। पर यहाँ पे नेचर अलग अलग कैसा आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स का? कुछ तो सीधे जा रहे हैं, कुछ घूम के दोबारा ही वापस आ गए बहुत कम, और कुछ तो डिफ्लेक्शंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि यार थॉमसन मॉडल कहीं ना कहीं गलत हो गया। थॉमसन ये बात गलत बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा पूरा फैला हुआ रहेगा, ये तो बात तू गलत बोल रहा है थॉमसन। तो अब रदरफोर्ड ने अपना क्या एक्सपेरिमेंट लगाया, रदरफोर्ड ने अपना क्या दिमाग लगाया, वो जरा ध्यान से देखो, वो जरा ध्यान से देखो। भाई रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये है कौन, ये है कौन, ये जो रेड लाइन बनाई है मैंने, ये कौन है? तुमने बोला सर ये तो अल्फा पार्टिकल्स है, सर ये तो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, हमें बात समझ में आ रही है। और अल्फा पार्टिकल्स मैंने तुम्हें बताया अभी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की चीज होती है। अल्फा पार्टिकल्स क्या थी, पॉजिटिव चार्ज की स्पीच थी। तो रदरफोर्ड ने एक चीज ये बोली, ध्यान से देखो, रदरफोर्ड ने ये बोला कि यार ये बात तो समझ में आ गई कि एटम स्फेरिकल होगा, ठीक है मानता हूं, एटम स्फेरिकल होगा भाई, मानता हूं, ठीक है। एटम के बीच में ना एक चीज होगी जिसका नाम आप न्यूक्लियस रखो। ध्यान से सुनना, ध्यान से बारीकी से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एटम के बीच में एक चीज होगी जिसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सारी पॉजिटिव चीज भरी होगी। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा। रदरफोर्ड अपना मॉडल बता रहा है, थॉमसन ने बता दिया था, उसका गलत प्रूफ हो गया। रदरफोर्ड बता रहा है अपना, ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड ने ये बोला कि एटम स्फेरिकल होगा और बीच में एक बहुत छोटा सा तुम्हारा न्यूक्लियस बैठा होगा, यहाँ पे तो मैंने फिर भी बड़ा बनाया, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस बैठा होगा, ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उसने ये बोला कि ये जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज के ही हैं। अरे ये भी तो पॉजिटिव चार्ज के हैं। और तुम्हें एक चीज पता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। देखो ऑपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक मर्द एक स्त्री को ही अट्रैक्ट करेगा, मर्द और मर्द कभी अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, मर्द और मर्द कभी अट्रैक्ट नहीं। तो एक तरीके से अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये बात तो तुम्हें पता है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस, ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि कुछ कुछ जो अल्फा रेज है ना, वो तो बेटा सीधी चल जाती हैं, वो तो भिड़ती भी नहीं है। पर कुछ कुछ अल्फा रेस, जो कुछ मेरे अल्फा पार्टिकल्स है, वो न्यूक्लियस के पास तो आ जाती हैं, टच नहीं करती हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाती हैं। और भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, तो वो न्यूक्लियस अपने आप रिपेल कर देती है उसको, और उसको धक्का देके थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। मान लो देखो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये तो न्यूक्लियस से बहुत जुड़ा है, तो ये तो सीधा चला गया। पर मान लो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है जो थोड़ा करीब आए, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल में है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, इसलिए क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो सीधा जाके न्यूक्लियस को टकराते हैं और दोबारा अपने रास्ते पे ही आ जाते हैं, दोबारा अपने रास्ते पे ही आ जाते हैं। तो अब तुम्हें ना रदरफोर्ड ने एक इमेजिन करवाई पिक्चर तुम्हें। मान लो कि एक तुम क्रिकेट स्टेडियम में हो, बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, मान लो एसएमएस स्टेडियम है जयपुर का, बहुत, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेडियम मान लो नरेंद्र मोदी का। उसके बीच में मैं एक छोटा सा घास का पत्ता ले लूं, वो देखो अब ध्यान समझो। मान लो कि ये जो मेरा स्टेडियम है ना, ये बहुत बड़ा एक एटम है, ये मान लो एक एटम है, ये पूरा स्टेडियम मेरा एक एटम है। उसके अंदर एक छोटा सा घास का दाना मेरा न्यूक्लियस कहलाया जाएगा। इमेजिन कर रहे हो, साइज देख रहे हो, बहुत बड़ा स्टेडियम, कितना बड़ा एटम, ये एक तरीके से एटम की पिक्चर है। उसके अंदर एक छोटा सा घास का पत्ता क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इस तरीके से इमेजिन करो कि एटम कितना बड़ा हो गया साइज में, और न्यूक्लियस कितना छोटा हो गया साइज के अंदर। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कोई सब एटॉमिक, मतलब न्यूक्लियस कोई पार्टिकल नहीं है। न्यूक्लियस मतलब एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठी हुई है। न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठी हुई है।
और रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे बैठे रहेंगे सरकमफ्रेंस पे, न्यूक्लियस के बाहर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के बाहर हैं और जो भी पॉजिटिव पार्ट है ना आपका वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। तो अब एक बात बताओ कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, सीधी सी बात है, बहुत बड़ा एटम की साइज है तो सीधे से चीरते भी चले जाएंगे। बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है तो मान लो कुछ कुछ आए अल्फा पार्टिकल्स जो हल्का सा उसके पास में आए और डिफ्लेक्ट हो गए। अब कितने कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो डायरेक्ट जाके उस न्यूक्लियस को भिड़ेंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ, यही होगी पिक्चर। तो ये बोला था तुम्हारे रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल बनाया कि भाई ये मेरा एटम स्फेरिकल होगा, एक बीच में छोटी सी चीज होगी जिसका नाम होगा न्यूक्लियस, जो तुम्हारा सारा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होगा और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहे होंगे। जो भी तुम्हारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे होंगे वो सीधे सीधे चीरते हुए चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो उस न्यूक्लियस के पास आएंगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बेचारे अपने रास्ते से। और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सीधा जाके इस न्यूक्लियस को टकराएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। क्या ये पिक्चर समझ में आई तुम्हें रदरफोर्ड मॉडल की? क्या रदरफोर्ड मॉडल तुम्हें अब समझ में आया क्या है? तो देखो, रदरफोर्ड मॉडल की ऑब्जर्वेशंस देखो। एटम हैज अ टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, यानी एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में जो बहुत छोटा होगा और उसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बैठे होंगे। ऑल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। भाई रदरफोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट चीज और बोल दी। रदरफोर्ड ने ये बोला कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, वो क्या होता है भाई? नेग्लिजिबल होता है। वो क्या होता है मेरा बॉस? नेग्लिजिबल होता है। तो अब मेरे को एक खुद बात बताओ, अभी रदरफोर्ड ने पिक्चर क्या बनाई? ऐसी बनाई। अब ये एटम है, एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, यही होती है एटम की पिक्चर। तो इसका मास तो नेग्लिजिबल हो गया, इसका मास तो मान लो नेग्लिजिबल हो गया, तो फिर बचा कौन? बच तो ये न्यूक्लियस गया, यानी एटम का सारा मास कहां होगा? इस न्यूक्लियस के पास होगा। एटम का सारा मास कहां होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो अब तुम समझ जाओ कि इस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा रहेगा और इसी न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास भी बैठा होगा। सारा एटम का जितना वजन है ना, वो उस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रित है, वो उस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। क्या ये पिक्चर समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? देखो, एटम इज अ टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। ऑल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। सारा मास जो होगा वो न्यूक्लियस के बीच में कंसंट्रेटेड होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की साइज सर बहुत छोटी होती है। एक स्टेडियम में एक छोटा सा घास का पत्ता है न्यूक्लियस मेरा, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। तो ये थे रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट, ये थे रदरफोर्ड मॉडल के ऑब्जर्वेशन, जिसमें उसने क्या बोला कि यार एटम, सही बात है, एक स्फेरिकल होगा, न्यूक्लियस एक बीच में चीज होगी जो पॉजिटिव चार्ज होगी और उसी ही पॉजिटिव चार्ज के अंदर एटम का सारा मास भी बैठा होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहे होंगे। ये बोला था किसने तुम्हें? रदरफोर्ड मॉडल ने बताया। ये बताया था तुम्हें किसने? रदरफोर्ड मॉडल ने बताया। तुमने दो मॉडल पढ़ लिए, पहला तो थॉमसन मॉडल पढ़ा जिसका तुमने बताया स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज कैसे स्प्रेड होता है, और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा जिसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होगा। क्या पिक्चर समझ में आई? क्या पिक्चर समझ में आई? क्या पिक्चर समझ में आई? अगर पिक्चर समझ में आ गई तो आ जाओ। देखो, कोई भी चीज जिसके एडवांटेज होता है ना, तो उसकी तो लिमिटेशंस भी होता है। अगर तुम्हारे कोई ना कोई फायदे हैं ना, तो तुम्हारी कमियां भी होंगी। उसी तरीके से मेरे को रदरफोर्ड मॉडल की कमियां भी निकल के आ गई। क्या कमी निकली? एक बहुत बड़ी कमी निकली जिसने पूरा गेम बदल दिया फिजिक्स का। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना वो कमी को। तुमने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर पढ़ रखा है मेरे से। मैंने तुम्हें उसके अंदर एक पार्ट पढ़ाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था कि कोई भी एक चीज ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट होती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। जो भी चीज सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट हो रही है, इसका मतलब उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होती रह रही है। तो ऐसी चीज जिसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यानी इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन है उसका। यानी कोई भी चीज जो चक्कर सर्कल के अंदर काट रही है ना, वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होती है। बात समझ में आओ कि कोई भी चीज जो सर्कुलर में मोशन के अंदर काट रही होती है, वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन में ही चक्कर काट रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटेड मोशन ही कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटेड मोशन ही कर रहा होगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन को थोड़ा और ध्यान से समझो भाई। देखो, मान लो आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊं,
अब क्रिकेट के अंदर मैं कितना भागूंगा, देखो मान लो रन भाग रहा हूं तो फिर इधर उधर भाग रहा हूं, मतलब मेरे अंदर कुछ एक्सेलरेशन है, भाग वेलोसिटी चेंज हो रही है मेरी बार बार में, एक ही जगह थोड़ी खड़ा हुआ हूं। अगर एक जगह ही नहीं खड़ा हुआ, जैसे मान लो एक जगह यहाँ खड़ा हुआ, रुक गया यहाँ पे, अब तो अब क्या है, मेरे में एक्सेलरेशन ही नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है मेरे पास। पर मान लो मैं भाग रहा हूँ, क्रिकेट के अंदर खेल रहा हूँ, बिल्कुल डाई मार रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब आए थर्ड, इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक्सेलरेशन में, मेरी वेलोसिटी बार बार चेंज होती जा रही है। और जब भी बॉडी बेटा एक्सेलरेशन के अंदर होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लूज करती रहती है। तो तुम मेरी बात ध्यान से समझो, जैसे मान लो तुम भी क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम ऐसा होता है कि अगर तुम पूरा 2 से 3 घंटे क्रिकेट खेले और आराम से ताजे तुझे आके बैठ गए, हाँ बस बैठे हैं मस्त घर पे आराम से टीवी चला के बैठ गए, नहीं भाई, थक जाओगे, पसीना आ जाएगा, बिल्कुल हाथ पैर टूटने लगेंगे। यानी कुछ ना कुछ भी तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे जिसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, उसके अंदर एनर्जी का लॉस तो होगा। ये बात तो समझ में आ रही है, एनर्जी तो कहीं ना छूटेगी तो सही ना एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में चक्कर काट रहे हैं और एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहे होंगे। भाई तुम खुद सोचो ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ही चक्कर काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो भाई काट रहा है तो इसका मतलब एनर्जी तो लूज करेगा ना, एनर्जी लूज करेगा भाई। अब यह बात देखो, रदरफोर्ड मॉडल ने ऐसा बोला कि बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा। भाई अगर एक बार इलेक्ट्रॉन चक्कर काट काट के मान लो उसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगी, और मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब खत्म हो गई, तो फिर वो नीचे आके ऐसे गिर ही जाएगा बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर। तो सीधी सी बात है यार, अगर एनर्जी खत्म होगी तो बेड खत्म हो जाओगे ना। तो एक सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसकी कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी, और जब एनर्जी खत्म होगी उसकी, तब वो न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आके बैठ गया तो काय का तुम्हारा एटम खत्म, सारा एटम गेम ही खत्म, इलेक्ट्रॉन ही निकल गया नीचे, न्यूक्लियस रह गया, खत्म हो गया एटम, बचा ही नहीं एटम। इसका मतलब तो एटम बचा ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से एटम तो बचेगा ही नहीं, 2 से 3 सेकंड ज्यादातर और घूमेगा इलेक्ट्रॉन, फिर रुक के मर जाएगा अंदर, बैठ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, क्या करेगा उसके बाद। तो ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे दादा, आपने कब एक्सप्लेन करोगे उसको, आपने किया ही नहीं एक्सप्लेन। दूसरा क्या नहीं कर पाया, देखो सबसे मेन तो यही है, दूसरा क्या नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है ना, वो भी नहीं बता पाया कैसे अरेंज। यानी बस इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, बस घूम रहा है, किधर घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहे हैं, वो कब बताओगे। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये दोनों चीजें बताई हैं, और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी, जिसके चक्कर में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को भी फेल कर दिया। थॉमसन मॉडल क्यों फेल हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये जो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया उसका जवाब ही नहीं था उसके पास। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हो गया, लो हमने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन चक्कर खा के थक जाएगा, तुम तो मार दोगे इलेक्ट्रॉन को, खत्म कर दिया तुमने, एटम ही खत्म कर दिया। उसका जवाब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया। क्या बात समझ में आई, देख लो अब कुछ कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिप्लेस्ड विद अ नेगेटिवली चार्ज। भाई अल्फा पार्टिकल क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था। देखो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे एटम था, यहाँ उसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कह रहा है अल्फा पार्टिकल अगर नेगेटिव चार्ज होते, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते ना। भाई ये देखो रिपेल क्यों हो रहा था, ये रिपेल इसलिए हो रहा था क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। अगर अल्फा पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज के हो जाए तो अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस उसको, और न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा तो अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठ जाएगा। तो काहे का एक्सपेरिमेंट हुआ, होगा ही नहीं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल, एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल as alpha particle will get inside, will get attracted by positive charge nucleus, by positive charge nucleus। क्या बात समझ में आई, क्या चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चले आगे, चले आगे, आगे वाला पार्ट देखो। रदरफोर्ड फाउंड दैट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक शार्पली, हाउ डज दिस सिंगल सरप्राइजिंग रिजल्ट कंप्लीटली रूल आउट थॉमसन प्लम मोडी मॉडल। ये कह रहा है कि रदरफोर्ड ने ये देखा कि कुछ कुछ एटम परफेक्ट बाउंस बैक हो रहे थे, तो थॉमसन मॉडल कहाँ गलत हो गया। भाई थॉमसन तो कह रहा था कि भाई सारे तरफ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज फेयर बैठा हुआ है, बट रदरफोर्ड ने बोला भाई एक छोटी सी जगह बैठा हुआ है, उस छोटी जगह पे ही जब मेरा अल्फा पार्टिकल जाएगा, टकराएगा, तभी तो बाउंस होगा। थॉमसन के हिसाब से तो बहुत ही अलग बात हो जाती, थॉमसन ने तो बिल्कुल ही अलग बोला था, उसने तो बोला था पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ रहेगा।
पर नहीं, रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई छोटी सी जगह बैठा हुआ है, तभी वो एक एटम जाएगा अल्फा पार्टिकल का और बाहर वापस आ जाएगा रिट्रैक्ट करके पाथ। क्या बात समझ में आई? क्या समझ में आया? देखो अब एक चूज द करेक्ट ऑप्शन कर लो, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा किसका? अच्छा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का है ये है, ठीक है, एक बार पढ़ लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक, द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। भाई न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करी हमने अभी। न्यूट्रॉन क्या चीज है? हमने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक ऐसा। तो नहीं, हमने तो कुछ बात ही नहीं करी न्यूट्रॉन की, तो कहां से आ गए? गलत है ये चीज। दूसरी चीज, द रिजल्ट डिसअप्रूव्ड द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेट द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर। हाँ, रिजल्ट ने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत प्रूव कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ये सही चीज है। ठीक है, द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इन द टाइनी सेंटर। यानी तुम्हें पता ही है ना, पॉजिटिव चार्ज और जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो ये भी सही चीज है, ये भी सही चीज है। ए वाला ऑप्शन गलत है तुम्हारा, ए वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत है। क्या यहां तक समझ में आई? तो अब तक अपन को इतनी पिक्चर समझ में आ गई। हमने थॉमसन मॉडल पढ़ लिया एटम का, हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया, हमने एक ऐसी छोटी चीज और देख ली जो एटम से भी छोटी है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर ही सारी कथाएं गाई जा रही है, सारा मॉडल चर्चा जा रहा है। तो थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल दोनों फेल हो गए। अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि और कौन सा ऐसा सक्सेसफुल मॉडल आया जिसने इन दोनों मॉडल को रिप्लेस कर दिया। तो बने रहना अगली क्लास के लिए। आज तक की क्लास के सारे नोट्स कॉपी कर लेना। जितने भी अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह लग रहा है जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर दिखाओ, क्योंकि हम फ्री ऑफ कंटेंट लेके आ रहे हैं क्लास 9th का पूरा। वन शॉट नहीं रहेगा, पहले ही बता रहा हूं। प्रॉपर लेंथ रहेगी लेक्चर की, जितना भी हो 1 घंटा 1.5 घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें प्रॉपर देखना पड़ेगा लेक्चर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट 9th के क्लियर करने। अगर तुम्हें आगे जाना है, क्लास 10th में तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें अच्छे नंबर लाना है, तुम्हें क्लास 9th के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें नीट की तैयारी करनी है, तुम्हें जेईई मेंस की तैयारी करनी है, तुम्हें सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा और बेस ही में क्लियर करवा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें समझ में आया लेक्चर तो फिर अपन कल मिलेंगे। बाय बाय।